इंसान अपने जीवन में कुछ चीजों के लिए इतना संवेदनशील होता है कि किसी भी कीमत पर उनकी रक्षा करना चाहता है, जिनमें सबसे मुख्य है परिवार। परिवार को नुकसान पहुंच सकता है, इस ख्याल से अच्छे अच्छे बहादुर योद्धा भी घबरा जाते हैं और इसी कारण ऐसे फैसले कर लेते हैं जो बिल्कुल गलत साबित होते हैं। कई बार कुछ लोग उनके इस डर का नाजायज फायदा भी उठा लेते हैं, जैसे चंद्रिका ने विश्वा के इस डर का फायदा उठाया और उन्हें वो सब करने पर मजबूर किया जो वे सपने में भी करने का नहीं सोच सकते थे। लेकिन क्या और भी कोई था जो इस डर का शिकार हुआ था? क्या अधिपति और विश्वा कभी चंद्रिका को खोज पाएंगे? बुढ़िया माई को पाणिक ने ही एक कमरे में बिठा दिया था और उस कमरे के आसपास कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था भी कर दी थी। उसका सोचना था कि चंद्रिका यदि उसकी बेटी नहीं है और जल्दी जल्दी में इसको छोड़कर भाग गई है, तो भी वो नहीं चाहेगी कि बुढ़िया चंद्रिका के सारे राज खोल दे और इस कारण वो बुढ़िया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती है। दूसरी बात, यदि बुढ़िया झूठ भी बोल रही है तो भी कभी ना कभी चंद्रिका उसे संपर्क करने की कोशिश जरूर करेगी। अधिपति जब उस कमरे में पहुंचे तो बुढ़िया एक कोने में डरी सहमी हुई बैठी थी। अधिपति को आया देखकर जल्दी से उठने लगी तो वे बोले, आप आराम से बैठिए, मुझे बस कुछ बातों के जवाब चाहिए थे आपसे। बुढ़िया हाथ जोड़कर बोली, मेरी कोई गलती नहीं है सरकार, आप मुझसे जो कुछ भी पूछेंगे मैं सच सच बताऊंगी। अधिपति ने उसे शांत रहने का इशारा किया और बोले, ये बताओ कि क्या चंद्रिका सच में तुम्हारी बेटी नहीं है? और बेटी नहीं है तो इतने दिनों से वो तुम्हारे साथ क्यों रह रही थी? बुढ़िया ने अधिपति की आंखों में देखते हुए कहा, वो मेरी बेटी नहीं है, ये सच है, और वो मेरे साथ नहीं रह रही थी, ना ही हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, लेकिन मुझे अपने साथ हमेशा रखना उसकी मजबूरी थी। कैसी मजबूरी? अधिपति ने थोड़े कठोर स्वर में पूछा। बुढ़िया का इस तरह पहेलियां बुझाना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। समय बीता जा रहा था और अब ये बुढ़िया ही थी जो किसी तरह से मृगांक के उपचार का रास्ता सुझा सकती थी। बुढ़िया बोली, अब ये कोई जादूगरनी है। कई साल पहले इसने मुझे गुलाम बना लिया था और तब से सभी को ये अपना परिचय मेरी बेटी के तौर पर देती आई है। अब अकेली लड़की दुनिया में कहीं भी रहे, हजारों सवाल उठेंगे तो उन्हीं सवालों से बचने के लिए वो मेरा इस्तेमाल करती थी। अधिपति ने पूछा, लेकिन उसने तुम्हें गुलाम किस तरह बना लिया? देखो, झूठ मत बोलना, विश्वा जी की इकलौती बेटी के जीवन का सवाल है। यदि मृगांक को कुछ हुआ तो? बुढ़िया ने हाथ जोड़कर कहा, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरी अपनी भी एक बच्ची थी जिसे इस चंद्रिका ने ही कहीं छिपा रखा है और उसी की खातिर मैं आज तक चंद्रिका की हर बात मानती आई हूं। अधिपति ने उसे बोलते रहने का इशारा किया। इतने में ही विश्वा जी भी वहीं आ गए। क्या हुआ अधिपति, कुछ पता चला तुम्हें? विश्वा ने पूछा। अधिपति ने कहा, बस इन बुढ़िया माई की कहानी सुन रहा हूं, शायद कुछ पता चल जाए। विश्वा जी भी वहीं बैठ गए। बुढ़िया ने कहना शुरू किया, मेरा नाम मालती है। कई साल पहले की बात है। यहां से काफी दूर स्थित एक सुंदर नगर में मैं अपने परिवार के साथ रहा करती थी। मेरे परिवार में बस हम 3 ही सदस्य थे, मैं, मेरा बेटा और उसकी पत्नी यानी मेरी बहू। मेरा बेटा एक बहुत बड़ी मांत्रिक की सेना में सिपाही था, अक्सर ही उसके साथ अभियान पर जाया करता था। एक रात वो जब कहीं से लौटा तो बहुत घबराया हुआ था। उसने अपने कपड़ों के भीतर एक नन्ही सी बच्ची को छिपा रखा था। क्या वही लड़की चंद्रिका है? अधिपति ने बीच में ही उसे टोक कर पूछा। बुढ़िया ने नामे सर हिलाया और बोली, वो चंद्रिका नहीं थी, लेकिन हमारे घर में सबकी आंखों का तारा थी। मैंने अपने बेटे से भी पूछा कि वो कौन है, किसकी बच्ची है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। सिर्फ इतना कहा कि कल तक ये जो भी थी, लेकिन आज से ये मेरी बेटी है और ये मेरी बेटी के रूप में ही इस घर में बड़ी होगी। लेकिन ये सच्चाई कितने दिन छिपती? इसके बाद उससे किसी ने कुछ नहीं पूछा। बच्ची धीरे धीरे बड़ी होने लगी, लेकिन एक दिन हमारे घर पर कुछ सैनिकों ने दस्तक दी। देखते ही देखते उन्होंने पूरा घर तहस नहस कर दिया। मेरे बेटे और बहू को मार डाला। मैं समझ गई थी कि इसी बच्ची के कारण ये सब कुछ हो रहा है। मैं चाहती तो सैनिकों के हाथ में दे सकती थी उस बच्ची को और अपने लड़के की जान बचा सकती थी, लेकिन सजा तो उसे फिर भी मिलती ही, और वो बच्ची हम सब के लिए अपनी जान से अधिक प्यारी थी।
मैं किसी तरह उसे बचाकर वहां से भाग निकली। बुढ़िया इतना कहकर सांस लेने के लिए रुकी। विश्वा ने पूछा, फिर क्या हुआ? बुढ़िया आगे बताने लगी। मैं उसे लेकर एक दूसरे नगर में पहुंची और नई पहचान, नए नाम के साथ वहां रहने लगी। उस समय तक वो बच्ची 12 साल की हो चुकी थी। आगे की शिक्षा दीक्षा उस दूसरे नगर में ही हुई। बड़ी हो जाने पर मैंने उसे अपनी एक पुरानी मित्र के पास किसी और जगह भेज दिया। मैं उसे पहुंचाकर लौट ही रही थी कि ये चंद्रिका मुझे मिल गई। वो न जाने कैसे मेरे बारे में सब कुछ जान चुकी थी और उन्हीं पुरानी बातों को लेकर उसने मुझे धमकी दी और अपने साथ रहने को मजबूर कर दिया। उसे ये भी पता है कि मेरी बच्ची कहाँ है और चंद्रिका उसे भी नुकसान पहुंचाने की धमकी देती है। सालों से मैं उसके साथ एक गुलाम की तरह रहती आई हूं। अब जाकर मुझे उससे छुटकारा मिला है। लेकिन कहते हुए बुढ़िया फूट फूट कर रोने लगी। अधिपति समझ चुके थे कि बुढ़िया सच बोल रही है और अब अपनी बेटी की फिक्र में वो इस तरह रो रही है। उन्होंने कहा, हो सकता है वो वहीं गई हो जहां इस समय तुम्हारी बेटी है। अब तुम बस सभी जगहों के नाम हमें बता दो, हम हर जगह जाकर उसे खोजेंगे। तुम किस नगर की रहने वाली हो? बुढ़िया 2 पल चुप रही। उसे समझ में नहीं आ रहा था इन लोगों को भी सच बताना चाहिए या नहीं, लेकिन अब अधिपति पर भरोसा करने के अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं था। धीरे से बोली, मैं तरंगम की रहने वाली हूं। तरंगम का नाम सुनते ही विश्वा और अधिपति ने एक दूसरे की ओर देखा। उनको पता था कि अधीश इस समय आचार्य कश्यप के साथ तरंगम में ही रह रहा है। विश्वा ने राहत की सांस लेकर कहा, अब तुम चिंता मत करो, हम जल्दी से वहां संदेश भेजकर सब पता करवा लेंगे। बाहर आकर विश्वा ने अधिपति से कहा, ठीक इसी तरह चंद्रिका ने मुझे भी नील और मल्लिका को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर अपना साथ देने को मजबूर किया था। मुझसे विवाह करके वो शायद हमेशा के लिए एक निश्चिंत ठिकाना पा सकती थी। अधिपति ने पूछा, विश्वा जी, आप तो इतने बड़े योद्धा होकर भी उसे डर गए और उसकी सारी बातें मान ली। ये सुनकर विश्वा जी संकोच से भर उठे और धीमे से बोले, मैं क्या करता अधिपति, वो जादूगरनी है, इस बात का प्रमाण भी उसने पहले ही दिन दे दिया था। मुझे जब उस पर शक होने लगा तो मैंने अमृत से उसे निकाल देने के लिए कहा तो उसने अकेले में मुझे घेर लिया और जब उसने मेरे सामने ही बैठकर महल के एक एक कोने में क्या हो रहा है सारी बातें मुझे बता दी थी। वो हर किसी पर नजर रखती थी। सबको खतरे से बचाने के लिए ही मैं उसे लेकर इंद्रनगर चला गया था। उसे भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी और शायद मुझे उससे विवाह भी करना पड़ जाता। इतना कहकर उन्होंने सर झुका लिया। विश्वा की आंखों में आंसू देखकर अधिपति ने उनको गले से लगा लिया और फिर बोले, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने तो वही किया जो एक गृह स्वामी अपने परिवार को बचाने के लिए करता। भूल तो हम सब से हुई, यहां तक कि मैं भी अपने दोस्त पर भरोसा ना कर सका। मुझे माफ कर देना। विश्वा ने कहा, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी मैं अपने परिवार को बचा नहीं सका। आखिरकार उसने वो कर दिया जिसकी धमकी वो मुझे दिया करती थी। अधिपति ने उनके दोनों हाथ थाम लिए और कहा, अब आपको अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है, ईश्वर सब ठीक करेगा। चलिए सबसे पहले आचार्य कश्यप के पास संदेश भेजते हैं। उधर तरंगम में आचार्य कश्यप खुद विश्वनाथ पुरोहित के पास संदेश भेजने की तैयारी कर रहे थे। आचार्य और बलवीर ने रानी भाग्यलक्ष्मी की मदद करने की ठान ली थी और अब वे जल्दी से जल्दी चंदा को खोज लेना चाहते थे। आचार्य कश्यप का पत्र लेकर एक सेवक तरंगम से निकल चुका था। इधर विश्वा ने भी संदेश लिख दिया था और यहां से खुद पाणिक उनका संदेश लेकर तरंगम जा रहा था। पाणिक के साथ मृगांक का खास सेवक मिनुकी भी था, जो जंगल के रास्ते तेज गति से घोड़े दौड़ाता हुआ भागा जा रहा था। उधर आगे बढ़ने से पहले अधीश ने सोमसेन से कहा, बेहतर होगा कि हम पहले ही योजना बना लें। यदि बाहर से और मांत्रिक आए तो जाहिर है वे हमसे टकराएंगे ही। कौन किस तरह उनका सामना करेगा ये पहले ही तय हो जाना चाहिए। सभी ने उसकी बात मान ली और जल्दी से एक योजना तैयार की। ज्वालादत्त नगर के अधिकतर मांत्रिकों और उनकी शक्तियों से अच्छी तरह से परिचित थे, लेकिन उनके हिसाब से भी सबसे बड़ी समस्या यदि कोई पैदा कर सकता था तो वो था निरंजन परिवार। ज्वालादत्त बोले, अधीश ठीक कह रहा है सोमसेन, हमें अब योजना बनाकर ही आगे बढ़ना होगा। वैसे हम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन अगर शत्रु इसी तरह प्रकट होते रहे और विघ्न डालते रहे जैसे आज हुआ तो हमारा समय और ऊर्जा दोनों ही बेकार में नष्ट होंगे। सोमसेन ने उनकी बात मान ली।
और गलियारे में ही थोड़ा आगे जाकर वे सब एक जगह बैठ गए और आगे की योजना के लिए अपने अपने सुझाव देने लगे। अधीश का सोचना बिल्कुल सही था। बहुत से मांत्रिक वापस नहीं लौटे थे, बल्कि पुराने किले से थोड़ी दूर स्थित जंगल में बैठकर आगे की योजनाएं बना रहे थे। निरंजन परिवार भी उन्हीं में से एक था। अब तक चंडक मुंडक की दुर्दशा का आंखों देखा हाल उन सब तक पहुंच चुका था। नवीन निरंजन ने एक बार फिर किले में जाने का फैसला सुना दिया था, जिस पर निमेश ने कहा, अब शायद आप अधीश की शक्तियों को अच्छे से पहचान गए होंगे। नवीन ने मुस्कुराते हुए कहा, किले के भीतर एक और बहुत बड़ी घटना हुई थी, जिस पर शायद किसी का ध्यान नहीं गया। निमेश की आंखों में प्रश्न देखकर नवीन निरंजन ने आगे कहा, जब हजूम ने इला को जकड़ लिया था तब बेचैन होने वाले हम अकेले नहीं थे, और भी कोई था जो उतना ही घबराया हुआ था, और वो था अधीश। ये कहकर उन्होंने इला की ओर देखा। तुम सबको लगा कि उसने बस मित्र होने के नाते इला को बचाया है, लेकिन मैं उसकी घबराहट और बेचैनी को अच्छी तरह से समझ गया हूं। और चिंता मत करो, जब तक इला हमारे साथ है अधीश हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। निमेश को यह सुनकर कुछ अच्छा नहीं लगा। इला ने भी अपना सर झुका लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके सगे पिता इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं। निमेश ने कहा, लेकिन सोमसेन और बाकी सब, उनका तो इला से कोई लेना देना नहीं है। नवीन निरंजन बोले, अधीश से तो है ना लेना देना। यदि सोमसेन ने अधीश को अपने दल में शामिल किया है तो कुछ सोचकर ही किया होगा, और मुझे नहीं लगता उस दल में से कोई भी कभी अधीश के खिलाफ जाएगा। अब इला और निमेश की समझ में नहीं आ रहा था कि इतना अधिक नाराज होने के बाद भी नवीन निरंजन ने उन दोनों को अपने दल में शामिल क्यों कर लिया था। लेकिन वे दोनों ही अब एक दूसरे से बात करने से बच रहे थे। इला की भी इससे आगे कुछ भी सुनने की इच्छा नहीं बची थी। न ही निमेश ने आगे कोई सवाल किया। दोनों ही बुझे मन से फिर यात्रा की तैयारी करने लगे। नवीन निरंजन अपने परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ योजना बनाने में जुट गए। मन मारकर इला और निमेश को भी उस योजना में शामिल होना था। लेकिन क्या अब भी इला उसी उत्साह के साथ अपने पिता का साथ दे सकेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जान गई थी कि उसके पिता बस उसका उपयोग करके आगे बढ़ना चाहते हैं, और उसका स्वाभिमान इस बात के लिए गवाही नहीं दे रहा था। लेकिन वो करे तो क्या करे? उधर मेजनी सारे दिन जंगल में देवयानी का सुराग खोजते खोजते थक चुकी थी। अब तक मीनू की भी मृगांक को लेकर नहीं आया था, और यही सोचकर वो परेशान होने लगी थी कि कहीं वे दोनों भी तो देवयानी की ही तरह मुसीबत में तो नहीं है। तभी उसे एक हिरण भागता हुआ दिखाई दिया। जंगल के अंधेरे में वो हिरण अकेला ही भागा जा रहा था, शायद किसी चीज से डरकर। जिस दिशा से वो भागकर आया था, मेजिनी ने उस ओर देखा तो उसके भी प्राण सूख गए। एक विशालकाय औरत वहां खड़ी थी, जिसने काले कपड़े पहन रखे थे और बाल बिखरे हुए थे। आंखें अंगारे की तरह लाल थीं। अचानक वो चिल्लाकर बोली, चंदा से बचकर कहां जाएगा तू? चंदा? चंदा इस वन में क्या कर रही थी? कहीं वही तो नहीं थी जिसने देवयानी का अपहरण किया था? लेकिन चंदा की देवयानी से क्या दुश्मनी हो सकती है? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।